नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कल से हमने समास का भाग प्रारंभ किया था और उसमें बताया गया समास के भेद कितने होते हैं, समास की परिभाषा क्या है और समास कितने होंगे सामान्य रूप से और कितने होंगे पदों की प्रधानता के आधार पर। अब उन सब समासों के बारे में है। आज पहला समास पढ़ाया जा रहा है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, इस समास को हम कैसे पहचानेंगे अगर परीक्षा में इससे जुड़े सवाल आए तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अव्ययीभाव समास क्या होता है, अगर कि इसकी परिभाषा देना चाहो तो होगा इस समास का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है। अव्यय होता है, दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस समास का पहला यानी मुख्य रूप से इसका पूर्व पद प्रधान होता है सबसे पहली शब्द। ऐसा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर के क्या कार्य करते हैं, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। ये तो सामान्य तौर से परिभाषा होगी। अब इसको देख लेते हैं एक अन्य तरीके से। इस समास का निर्माण उपसर्ग से होता है। उपसर्ग से होता है। ये बहुत जरूरी बात है जो आपको अपने संज्ञान में रखनी चाहिए कि ये समास का निर्माण किससे होता है, उपसर्ग से। यानी उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों में यही समास होता है। और एक खास चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक और चीज देखना चाहे इसमें तो कहोगे यण संधि और विसर्ग संधि में आने वाले शब्द प्रायः अव्ययीभाव समास होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द आया है प्रायः। प्रायः का मतलब 100% नहीं होता, ज्यादातर ऐसे होंगे। जैसे एक अगर हम इसकी बात करें यण संधि की, तो जैसे होता है प्रति प्लस अक्ष। अब शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययीभाव समास है। यहां पर प्रति उपसर्ग है। प्रति क्या है, यहां उपसर्ग है। अगर हम विसर्ग संधि की बात करते हैं, इससे भी कोई शब्द अगर आप ले लेते हैं, जैसे निह प्लस बल। अब शब्द आ गया निर्बल। अब निर्बल शब्द में भी यही समास आता है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि नकारात्मक उपसर्गों में ऐसा समास नहीं माना जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रायः इस तरीके का कार्य है। अब यहां अगर पहचान भी लिख दें कि आखिर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो इस समास के अंतर्गत आते हैं, कि जैसे यथा, प्रति, हर, आ, भर आदि। ये जो शब्द लिखे, जैसे यथा लिखा है, प्रति लिखा, हर लिखा, आ लिखा, भर लिखा, ये सभी उपसर्ग ही हैं। इनसे जो शब्द बने होंगे
वो सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या है अव्ययी भाव समास। इस समास में जो भी शब्द आता है उस शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता। जैसे किसी ने कहा भरपेट, अब कितनी रोटी पेट भरेगा ये निश्चित नहीं है। या किसी ने कहा है कि भरमार, तो किस चीज की भरमार। या किसी ने कहा कि यथास्थिति, कैसी स्थिति है ये वैसे ही पता नहीं है। तो इस प्रकार इसमें आए हुए शब्द प्रायः पूर्णतया इस बात को क्लियर नहीं करते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। अब आते हैं यहाँ कुछ उदाहरणों पर, और उदाहरण इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे ताकि उनके तरीकों को भी आप समझ सकें और परीक्षा में विधिवत इस बात को जान लें कि क्या है अव्ययी भाव समास। तो इसको समझते हुए इसके जो उदाहरण दिए जाएंगे ज्यादातर यही जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। जैसे इसका पहला पद क्या होगा, उपसर्ग, और उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। यानी पहला पद क्या होगा, अव्यय, और दूसरा पद होगा संज्ञा। यानी पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा। जैसे लिखा है भर पेट, यहां भर उपसर्ग है और पेट यहां पर संज्ञा है। जैसे यथा रूप, तो यथा उपसर्ग है, रूप संज्ञा है। यथा स्थित, यथा क्रम, यथा क्रम। आजन्म, आमरण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, भरमार। इतने शब्दों को आपने देखा जो इसी कोट में, इसी श्रेणी में आते हैं। अब क्या यहाँ होगा, यहाँ होगा या तो दोनों ही अव्यय होंगे, पहला पद भी अव्यय होगा और दूसरा पद भी अव्यय होगा, यानी दोनों ही अव्यय शब्द होंगे। या दोनों ही शब्द क्या होंगे, संज्ञा, पहला पद भी संज्ञा होगा और दूसरा पद भी यहाँ संज्ञा होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, या एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करेंगे तो इसमें बात हो जाएगी पदों की पुनरावृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, यानी पदों की पुनरावृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। यानी अगर वही पद बार बार आए तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। वही शब्द बार बार रिपीट करे, ध्यान रखिएगा शब्द बदले नहीं, वही शब्द बार बार आए। तो पहले देखते हैं अगर ये दोनों अव्यय होंगे तो क्या होगा। जैसे फटाफट, खटाखट, धड़ाधड़, जैसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की कहानियां धड़ाधड़ बिक रही थी, प्रेमचंद की कहानियां धड़ाधड़ बिक रही थी। अब अगर दोनों शब्द संज्ञा होंगे तो कैसे शब्द बनेंगे, जैसे घर घर, शहर शहर, द्वार द्वार, भाई भाई, बहन बहन। इस प्रकार के शब्द होंगे। कई बार वाक्य बना के परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि आजकल
पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहर शहर भटक रहा है। तो वही शब्द बार बार आना चाहिए। अगर यहाँ शब्द आ जाए घर परिवार, घर गांव, शहर देहात, भाई बहन, तो फिर द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी जो शब्द इधर हो वही शब्द इधर होना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। यानी जो शब्द इसमें पहले आया है वही शब्द इसके लास्ट में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इसमें पहले संज्ञा हो और बाद में कोई अव्यय आ जाए, बाद में कोई अव्यय आ जाए। पहले इसके संज्ञा हो और बाद में क्या आ जाए, अव्यय आ जाए। जैसे विवाहोपरांत, विवाह के बाद, विवाह के बाद, या ऐसा हो जाए शिक्षणेतर, शिक्षा से इतर। जैसे अगर आप किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं और आपका उच्च अधिकारी आपसे पूछता है कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, यानी आपके उच्च अधिकारी ने आपसे पूछा कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन है शिक्षणेतर कर्मचारी? यानी जो शिक्षण संस्थान में होते हुए भी अध्यापन का कार्य नहीं करता। अगर कोई आदमी ऐसा कहे कि मैं स्कूल में हूँ, आप कहाँ नौकरी करते हो? स्कूल में। तो स्कूल में नौकरी करने का मतलब हो गया कि आप अध्यापक हैं। जैसे आप कहोगे मैं विद्यालय में हूँ इस समय, या विद्यालय में कर्मचारी हूँ, तो प्रायः लोगों के मन में क्या आ जाएगा कि आप एक शिक्षक हैं। लेकिन विद्यालय में शिक्षक के अलावा भी चपरासी होते हैं, बाबू होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, क्लर्क होते हैं। तो जो अध्यापक नहीं है और फिर भी वो शिक्षण संस्थान में है, उसे शिक्षणेतर कर्मचारी कहा जाता है। यानी एक शिक्षण संस्थान में होते हुए भी अध्यापन का काम न करने वाले कर्मचारी को शिक्षणेतर कर्मचारी कहते हैं, शिक्षा से इतर। तो यहाँ तक कि अव्यय भाव समास में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, तो आपने देखा कि या तो इसमें पहले उपसर्ग होगा या अव्यय और बाद में कोई संज्ञा होगी, या इसमें दोनों ही अव्यय होंगे या इसमें दोनों ही संज्ञाएं होंगी, या क्या होगा इसमें कभी कभी पहले संज्ञा होगी और इसके बाद में अव्यय आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लगातार अभ्यास करते रहें, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा शब्द हमें मिल जाए और ये पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो कोशिश करिए उसका विच्छेद करके देखिएगा ये शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ा है। अगर कोई उपसर्ग जुड़ा है तो अव्यय भाव समास होगा। या देखिए वही शब्द रिपीट हो रहा, घर घर, गांव गांव, शहर शहर, माता माता, पिता पिता, भाई भाई, भाभी भाभी, पुस्तक पुस्तक, इस प्रकार का शब्द कहाँ कहाँ, कभी कभी, ठौर ठौर, जगह जगह, इस प्रकार के अगर शब्द उसमें आते हैं तो आप यही कहिएगा कि यहाँ पर अव्यय भाव समास है। तो इस प्रकार किसी भी समास को पहचानने के लिए जो चीजें उसमें दी होती हैं उसमें बहुत ही विधिवत और बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। अगली क्लास में हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। तो सभी सारे 6 समास पे चर्चा होगी। आराम से पढ़ें, विधिवत पढ़ें, बहुत जल्दबाजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना अवश्य है कि जो भी आप पढ़ें वो आपके बिल्कुल मन मस्तिष्क में आ जाए। उदाहरण तो कुछ ही दिए जा सकते हैं, बहुत से उदाहरण होते हैं, कितने आपको उदाहरण दिए जाएंगे, लेकिन अगर तरीके आप सीख जाएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को ये चीज़ें भेजनी है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात भी लिखें कि क्या कमी है या क्या और सुधार किया जा सकता है। तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।